फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी तुम लोगों को, ठीक। एंड मैंने बोल रखा था कि लास्ट वीडियो के बाद की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियो 2 दिन में आ जाएगी। एंड अभी ऑलमोस्ट 10 दिन होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सॉरी। मेरे बहुत सारे लैब एग्जाम्स एंड क्विजेज आ गए थे बीच में, अभी एंड एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उस सब चीजों के बीच में टाइम निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अभी तो एंड एग्जाम आने वाला है, उसके बाद भी मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम मिल गया था थोड़ा। खैर, मेरा नाम प्रियांशु, मैं आईटी कंपनी में वीडियो का 30 स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में बात करने वाला हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथ फॉर जे एडवांस 2024। ये चैप्टर्स कुछ ऐसे चैप्टर्स होने वाले हैं जिनकी कुछ ज्यादा ही अहमियत होती है जे एडवांस को अगर अपन ध्यान रखें तो। जे एडवांस में इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देने वाला हूँ कि तुम्हें ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े। एक महीने में तुम ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा चैप्टर्स पढ़ते चलोगे। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हाईलाइट कर दूंगा कि इस चैप्टर से इस टॉपिक को पढ़ना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है। एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं साइड बाय साइड एक ऐसा वीडियो भी चला दूंगा जिसमें कि तुम्हें मैं लिख के बताता रहूं कि हाँ मतलब ये टॉपिक्स पढ़ लेना इन चैप्टर्स का। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चैप्टर अपना होने वाला है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D से ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ तो दोनों पेपर सुबह और शाम के दोनों पेपर को मिला के बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही पेपर में 18 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन वेक्टर एंड 3D के ही आ जा रहे, ऐसा नहीं है। वेक्टर एंड 3D को तुम अलग अलग चैप्टर के तौर पर कंसीडर करते होगे, बट मैं नहीं करता। दोनों को मिला के कंसीडर करो, ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अपन वेक्टर यूज करते हैं ना 3D में। 3D में थोड़ा चीजें चेंज हो जाती है, 3 डायमेंशनल हो जाती है। तो वेक्टर एंड 3D से दोनों चैप्टर को मिला के ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाता है हर पेपर में, 5 भी देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की। वेक्टर एंड 3D में पढ़ना क्या है तुम्हें, तो वेक्टर एंड 3D में तुम्हें एचटीपी आना चाहिए। एचटीपी बोले तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड वीटीपी भी आना चाहिए। वीटीपी हुआ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। साथ ही के साथ तुम्हें लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, प्लेन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन, ये सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए एक पॉइंट से किसी एक प्लेन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो तुम्हें पता है ना, अपन उस पर नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, जो नॉर्मल होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का, वो होता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन से भी आ जाते हैं। कोनिक सेक्शन से मैं अगर बोल रहा हूँ तो उसमें मैं सर्कल को भी काउंट कर रहा हूँ। अधिकतर लोग तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा होगा पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, बट मैं सर्कल को भी काउंट कर रहा हूँ क्योंकि सर्कल के भी जो इक्वेशंस होते हैं ना कुछ कुछ मिक्स जो होते हैं, ठीक। अगर तुम देखो तो इलिप्स भी एक सर्कल ही हो सकता है ना, अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो एक्स स्क्वायर अपन ए प्लस वाई स्क्वायर अपन बी इक्वल टू 1 होता है ना इक्वेशन, तो अगर उसमें ए इक्वल टू बी हो जाए तो सर्कल ही बन जाएगा ना। तो सर्कल भी एक एलिप्स ही होता है, ऐसा मान सकते हो। तो बेसिकली अपन उसको कोनिक सेक्शन का पार्ट मानते हैं। एंड कोनिक सेक्शन में कैसा रहता है ना कि तुमसे टेंजेंट, नॉर्मल, एलआर, इलेक्ट्रिक सेक्टम ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो कुछ ऑक्सिलरी सर्कल वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक। इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं कोनिक सेक्शन में, इसलिए कोनिक सेक्शन काफी ज्यादा आसान हो जाता है। एंड इस चैप्टर से ज्यादा आसान कोई चैप्टर नहीं हो सकता अगर रिवाइज करने की बात है, क्योंकि तुम एक तरीके से देखो तो कोनिक सेक्शन में इलिप्स और हाइपरबोला के सारे इक्वेशन सेम जैसे रहते हैं। अगर तुम्हें टेंजेंट निकालना है, नॉर्मल निकालना है, सारे इक्वेशन सेम जैसे रहते हैं। इलिप्स और हाइपरबोला ऑलमोस्ट सेम होता है, फॉर्मूला में सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है, तो रिवीजन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है ऐसे चैप्टर्स का। एंड अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन होने वाला मैथमेटिक्स का होने वाला कैलकुलस। कैलकुलस में मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को काउंट कर रहा हूँ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाता जे एडवांस में। मोस्ट ऑफ द चांसेस में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को थोड़ा अवॉइड किया जाता है क्योंकि इनडेफिनेट में बहुत सारे आंसर निकल आते हैं ना। अगर मैं बोलूंगा इस चीज को इंटीग्रेट करके क्या निकल आएगा, तो हम बहुत सारे वेज में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड बहुत सारे उसके आंसर्स आ सकते हैं। तो अगर मोस्ट प्रोबेबली पूछा भी जाएगा तो मल्टीपल करेक्ट वाले में पूछा जाएगा जिसमें तुम्हें पार्शियल मार्किंग मिलता है, नहीं तो इनडेफिनेट को नहीं पूछा जाता है। डेफिनेट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को काउंट कर रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ साथ मैं एओडी को काउंट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एओडी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि उसमें चीजें बहुत कम पढ़ने को है एंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एओडी से। अगर एओडी और इंटीग्रेशन को मैं मिला दूं तो ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर भी देखने मिल जाते हैं। एंड बहुत लोगों का ऐसा होता है कि कैलकुलस वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ही टफ जैसा फील होता है उन्हें, बट ऐसा नहीं है। कैलकुलस बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन टफ लगता होगा तो इंटीग्रेशन पे थोड़ा कम फोकस कर सकते हो, एओडी पे ज्यादा कर सकते हो। एओडी में बेसिकली चीजें डिफरेंशिएट करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। जैसे मान लो मोनोटोनिसिटी है, ठीक। एओडी में 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी एंड मिनिमा मैक्सिमा, ठीक। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन बेसिकली नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आता। अगर आएगा तो 2 कर्व दे देंगे, बोलेंगे उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालो, तो वो तुम निकाल लोगे। आई होप सो कि तुम निकाल लोगे। मोनोटोनिसिटी में बेसिकली अपने कोई कर्व का नेचर निकालना होता है, ठीक। तो उसके लिए तुम्हें डिफरेंशिएट करके जीरो करने में तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा कहाँ पे जीरो हो रहा है, कहाँ पे इसका कर्व अप एंड कर्व डाउन हो रहा है, क्योंकि चेंजेस भी तो आते हैं ना। तो उसके लिए डबल डिफरेंशिएट करके तुम वो पॉजिटिव आ रहा है तो कब फेसिंग अपवर्ड है, निगेटिव आ रहा है तो कब फेसिंग डाउनवर्ड है, ये सारी चीजें तुमने पढ़ रखे होंगे। नहीं पढ़ रखी तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो पार्ट आता है इसमें वो होता है मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम में भी तुम्हें डिफरेंशिएट करके जीरो करना रहेगा। उसमें तो
ऐसा रहता है कि डिफरेंशिएट करके जीरो कर रहे होता है एंड जितने पॉइंट पे जीरो आ रहा होता है अपन लाइन ड्रॉ करते हैं एंड पहले उसके पहले माइनस लेते हैं, प्लस लेते हैं और ऊपर नीचे करते हैं। उससे पता चलता है कि अच्छा मिनिमा बनेगा मैक्सिमा बनेगा। जिन लोगों ने पढ़ा होगा मिनिमा मैक्सिमा वो मेरे को समझ पा रहे होंगे। अगला जो पार्ट है जिसको मैं लेने वाला हूँ वो है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस ये तो चैप्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं क्या ही बताऊं। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस बहुत ज्यादा आसान भी होते हैं एंड 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। दोनों चैप्टर को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आने हैं एंड अभी तक तुम अगर नोट कर रहे हो तो अपन 12 से 15 क्वेश्चन तक ले जा चुके हैं। ठीक, अगर 30 क्वेश्चन या फिर 36 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपना ऑलमोस्ट 50% जॉब यहाँ पे डन हो जा रहा है। तो अगर डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस में बात करें कि कहाँ से क्वेश्चन आता है तो ज्यादा से ज्यादा वो पूछ लेते हैं कि सोल्यूशन कैसा रहेगा। अगर एक मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, ठीक है, 3 इक्वेशन दे दिए एंड मैं बोलूंगा इस नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या रहेगा इसमें एक्स वाई जेड का, तो बेसिकली ट्रिवियल रहेगा, इंडेफिनिट सोल्यूशन रहेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेगा, क्या रहेगा, या फिर वन सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो तुमने पढ़ रखा होगा ये सारी चीजें। बेसिकली ट्रिवियल में डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करते रहते हैं अपन। अब मैट्रिसेस बात करते हैं। मैट्रिसेस में मैंने देख रखा कि चीजें काफी ज्यादा गंदा हो सकता है। ठीक, अगर तुमसे मान लो मैट्रिसेस है उसके एक इंडिसेस को पकड़ के बोल दे, उसमें लाइक एक सीक्वेंस बना ले रहा तुमसे, तुम समझ पा रहे हो मेरी बात। मान लो 4x4 नहीं 2x2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक, एंड उसमें मैं एक एलिमेंट को कुछ एक सीक्वेंस का सीरीज बना दिया, ठीक, एपी या फिर जीपी बोल लो, इधर भी किसी एक एलिमेंट को ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है, चारों एलिमेंट कुछ कुछ करके। अगर 2019 के पेपर तुम देखो ना जी एडवांस में, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें चारों के चारों एलिमेंट अलग अलग थे एंड सारे के सारे एक जीपी या फिर सीक्वेंस के पार्ट बन रहे थे एंड उसको फिर सॉल्व करके कुछ कुछ निकालना है। आई गेस डिटरमिनेंट ही पूछा था उन्होंने, बेसिकली लास्ट में डिटरमिनेंट ही पूछ रहे बट करा रहे तुमसे पूरी मेहनत। तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैट्रिसेस थोड़ा गंदा हो सकता है बट मैट्रिसेस भी ऑलमोस्ट डिटरमिनेंट जैसा ही होता है। थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग पढ़नी पड़ती है तुम्हें, जैसे ट्रांसपोज वगैरह आ जाता है इसमें, उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एडजॉइंट वगैरह आ जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आसान होता है एंड स्कोरिंग पार्ट माना जाता है। ठीक, मैट्रिसेस को तो 2008-2007 तक जे में पूछते भी नहीं थे और उसके बाद जब पूछना स्टार्ट करा तो काफी बढ़िया से पूछते, दबा के पूछते। अगला जो चैप्टर होने वाला वो होने वाला प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आने वाला है एंड मैं को बता दे रहा हूँ, लिख के ले लो तुम, वो बेस थ्योरम ही रहेगा जहां से क्वेश्चन आएगा। जे एडवांस में अगर कहीं से क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी में वो बेस थ्योरम का इस्तेमाल करके आएगा। तो तुम थोड़ा बेस थ्योरम पे ज्यादा बढ़िया से ध्यान देना। BAYES होता है आई गेस बेस थ्योरम का नाम। तो बहुत लोग मेरे से बोल रहे थे कि बेस थ्योरम क्या होता है, BAC, तो मैं उनको बता देता हूँ कि बेस थ्योरम होता है एंड तुमने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, यार पता होगा तुम्हें। तो प्रोबेबिलिटी में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा क्योंकि मैंने ये चीज फेस कर रखा था अपने टाइम पे, तो मेरे को बढ़िया एक्सपीरियंस में बता दे रहा हूँ। बेस थ्योरम तो पढ़ ही लेना, साथ ही के साथ वेन डायग्राम पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना क्योंकि वेन डायग्राम का बहुत जगह पे यूज आ जाता है, बहुत ज्यादा जगह पे यूज आ जाता है, खास करके पीएनसी में भी यूज आता है। पीएनसी को मैं बाद में बताऊंगा कि क्या करना है पीएनसी का। अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। अगला चैप्टर की बात करने वाले वो होने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एओसी। एओसी का मतलब एरिया अंडर कर्व हुआ। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर कर्व को एक साथ मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर टाइम ऐसा होता है ना कि एरिया अंडर कर्व में जो एरिया निकालना रहता है उसकी इक्वेशन अपन इंटीग्रेट करके निकालते हैं, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन से ही निकाल पाते हैं। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में कहां से क्वेश्चन आता है, वो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक, एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बढ़िया से पढ़ लेना। कभी कभी चीजें गंदा कर सकते वो लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से तो गंदा नहीं हो सकती बट होमोजीनियस इक्वेशन वगैरह दे दिया उससे क्वेश्चन गंदा हो सकता है, तो तुम थोड़ा पढ़ लेना बढ़िया से। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे ज्यादा फोकस करना, होमोजीनियस इक्वेशन पे ज्यादा फोकस करना। एंड एरिया अंडर कर्व में कैसा होता है कि बेसिकली मान लो कभी एक स्ट्रेट लाइन दे दिया एंड एक पैराबोला दे दिया, बोल दिया कि इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालो। तो थोड़ा तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा चीजों को। एंड विजुअलाइजेशन से मेरे को याद आया, वेक्टर एंड 3D में भूल गया था, वेक्टर एंड 3D में भी विजुअलाइज करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, अगर प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन तो उसमें तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा इस हिसाब से जा रहा होगा तो ये चीज हो सकती है। एंड उसमें एक और चीज मैं भूल गया कि जब 2 प्लेन कट कर रहे होते ना तो बेसिकली वो फैमिली ऑफ प्लेन से उसके इक्वेशन अपन निकाल। एंड फैमिली ऑफ प्लेन तुमने नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहे अपने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने तुम्हें बता दिया है। तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। तुम ये सोच रहे हो कि बहुत सारे चैप्टर्स का नाम मैं छोड़ चुका हूँ, बट ऐसा नहीं है। इसी सारे को मिला के 25 के आसपास क्वेश्चन तुम्हारे आ जाएंगे जे एडवांस के। अब आते हैं उन चैप्टर्स को जिसको मैंने छोड़ रखा है, जैसे कि क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक में एलओआर से क्वेश्चन आता है, लोकेशन ऑफ रूट से। अगर कुछ ज्यादा पूछ लिया तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ सकता है क्वाड्रेटिक से, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। मोस्ट बोल्डली 1 क्वेश्चन आता है, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वाड्रेटिक में तुम्हें पता है लोकेशन ऑफ रूट से अलग पूछते नहीं वो लोग। एंड क्वाड्रेटिक में कैसा होता है ना, हर बारी
लाइक चीजें अलग करके पूछ लेते हैं, लाइक कुछ कुछ ऐड कर दिया या फिर कहीं और ऐड करके क्वाड्रेटिक को पूछ लिया। अकेला बहुत कम बार पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक से प्योरली क्वाड्रेटिक से ही क्वेश्चन है। एंड इस्तेमाल करने की बात है तो बाइनोमियल को भी बहुत लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, बाइनोमियल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत बार एक सीरीज दे देते हैं एंड उस सीरीज के nth एलिमेंट का कोफिशिएंट पूछ लेते हैं, ठीक। तो वो सब चीजें तुम निकालने आना चाहिए। एंड सीक्वेंशियल सीरीज से भी एक दो क्वेश्चन आता है। सीक्वेंशियल सीरीज में वही एपी जीपी वगैरह तुम्हें पता होना चाहिए बेसिकली। फिर आता है अपना अगला चैप्टर है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स एंड ट्रिगो। दोनों को एक साथ लेता हूँ क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक जैसे ही होते हैं। ये भी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में बिल्कुल रट्टा मारना है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा रट्टा मारना होता है, ठीक। तुम्हें हर चीज पता होना चाहिए। एंड स्कोरिंग के नाम पे भी एक दो क्वेश्चन ही आते हैं इधर से। बेसिकली कैसा होता है ना कि बहुत सारी चीज इन सब चैप्टर्स में ना आपस में मिक्सिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक। तो इसलिए मैं इन लोगों को थोड़ा अलग रख रहा हूँ, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा एंड स्कोरिंग थोड़ा लेस है। पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ना थोड़ा आसान है एंड स्कोरिंग काफी हाई है, तो उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना। एक जो चैप्टर में अलग से मेंशन करना चाहूंगा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ज्यादा शैतान चैप्टर बोल सकते हो जिसे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तुम कितना भी पढ़ लो एग्जाम में भी आएगा कॉम्प्लेक्स ही, ठीक। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स का नाम ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी रह जाता है, उधर दिमाग खराब हो जाता है मेरा। बट मैं बोलना चाहूंगा कॉम्प्लेक्स में तुम अपना एक एरिया बना लेना। अगर तुमसे लोकस के सवाल पूछे जा रहे हैं तो तुम उसको कर पाओ। जैसा मैंने कैसा कर रखा था कि मेरे से ऐसा था ना कि लोकस के अगर सवाल आते थे तो मैं बना देता था, ठीक। मैं अटेम्प्ट तो जरूर करूंगा, ऐसा सीन था मेरा। अगर उससे हट के क्वेश्चन आ गया जो कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि तुम्हें समझ ही नहीं आएंगे, इंग्लिश आ रही मैथ आ रही बट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो ये चीजें होंगी तुम्हारे साथ। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि हाँ मान लो लाइक तुम्हें एक ये दिया कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोला कि चलो इसका रियल रूट क्या होगा एंड इमेजिनरी रूट क्या होगा ये निकालो, या फिर रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट निकालो। तो उसमें ऐसा होता है ना कि रियल पार्ट को अपन जीरो कर रहे होते हैं तो इमेजिनरी पार्ट निकल जाता है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते हैं तो रियल पार्ट निकल जाता है। ये सारी चीजें तुम्हें पता होंगी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कभी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आसान होते हैं, तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर तुम जेड जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख दो, ठीक। तो अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे एंड यही करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो तुम एक बार ट्राई करते रहना, अगर कॉम्प्लेक्स के ज्यादा क्वेश्चन तुम देख पाओ प्रैक्टिस कर पाओ तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख के तुम एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के। तो मैं भी यही करता था, अगर मेरे से क्वेश्चन बनना हुआ तो उस चीज से बन जाएगा, नहीं बनना हुआ तो नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। आई होप सो कि वीडियो तुम्हें बढ़िया लगा होगा। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना। आगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ज्यादा जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।